हेलो एवरीवन, ये 2023 का पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का। 2023 यानी 2023 का पेपर है। ये बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में ये एक मेजर सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं। इसको आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स यानी परंपरागत अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया गया है इसमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, तो ये किसका ब्रांच है? इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर है, हु रोड द बुक ऑफ अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा था? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म इज, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी गुड्स आर कॉल्ड, तो लग्जरी गुड्स को वेबलेन गुड्स बोलते हैं। तो इसको ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। सुपीरियर कैटेगरी गुड्स को लग्जरी गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, इफ़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी द कमोडिटी इज, तो ग्रेटर देन यूनिटी होगा तो कौन सी कमोडिटी किस कमोडिटी का होता है ये पूछा जा रहा है। तो एक लग्जरी गुड्स का होता है, ये ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर, इनका डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इनकम इलास्टिसिटी, इनफैक्ट यहाँ इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, मांग की आय लोच। ऑप्शन नंबर 1 सही है, द लग्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू 100% इंक्रीज इन इट्स डिमांड, द इलास्टिसिटी विल बी, तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इफेक्टेड बाय, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो प्राइस के कारण होता है। हालांकि यहाँ क्लियर नहीं किया है कौन सी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी इफेक्ट करेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू कमोडिटीज इज पॉजिटिव देन प्रोडक्ट्स आर, पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और अगर नेगेटिव यही पूछ लेगा इसमें, टू गुड्स का जो क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा तो वहाँ पे आपका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डू यू थिंक हैज़ मोस्ट इन इलास्टिक डिमांड, ये आप सब लोग जानते होंगे, हमेशा एग्जाम्पल पढ़े हैं। इज साल्ट, यानी इसकी प्राइस कितना भी बढ़ जाए या घट जाए तो आप उतना ही साल्ट यानी नमक खाते हैं, उसकी कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे नहीं, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं, 1 किलो या 2 किलो खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स इज, मीन्स होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए था। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? और एनालिसिस किया जाता है किसका? फ्यूचर सेल का। ऑप्शन नंबर 1 सही है, एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ई सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए कैन बी डिराइव्ड बाय, तो इसमें देखिए क्वेश्चन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो अगर सिग्मा एक्स 0 हो गया तो उस यानी कि सिग्मा एक्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा सोचा जाए तो ए की वैल्यू तो यानी कि वाई को लेकर ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, ए इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन।
अब इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर 1 भी कुछ लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी y को ही कंसीडर किया है, यस को लिया नहीं है। अब ये एक्चुअली केस में क्या कैलकुलेट करना चाह रहा है वो ये क्लियर नहीं है, ये क्लियरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस तो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज ड्यू टू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका अर्थ होता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी प्रोडक्ट में या फिर उसी पर्सन के साथ होता है उसका अल्टरनेट यूज कर सके कई जगह, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स होगा, ऑप्शन नंबर 3। संसाधनों की विशिष्टता के कारण अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज। तो ये एनवेलप कर्व होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू। प्रोडक्शन फंक्शंस किसको रिफ़र करता है, क्या अभिप्राय है? तो प्रोडक्शन फंक्शंस ऑप्शन नंबर 3 सही है। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर एंड क्वांटिटी या प्रोडक्शन, यानी साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध बताता है उत्पादन फलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये कहाँ अप्लाई होता है? तो इसको पूछा जा रहा है। तो ये जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। वैसे अप्लाई टू एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आफ्टर लिमिट, लेकिन एग्रीकल्चर पे भी अप्लाई होता है। अप्लीकेबल ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ये भी सही है, लेकिन यहाँ ओनली वर्ड यूज किया है तो सिर्फ इस पर अप्लाई नहीं होता। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है रूल ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेटेड टू। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन से इसका रिलेशन होता है, शॉर्ट टर्म, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शॉर्ट रन यानी अल्पकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर द स्लोप ऑफ एक्सटेंशन पाथ डिपेंड्स ऑन। तो उसका स्लोप किस पे डिपेंड करता है? तो कॉस्ट, रिलेटिविटी ऑफ रिसोर्सेज और शेप ऑफ ओरिजिनेटिंग साइकिल्स, ये दोनों पे डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बोथ ऑफ एबव। 21 नंबर क्वेश्चन है रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू। रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रेशियो एंड स्केल्स रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। तो रेशियो शॉर्ट के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए, और स्केल अभी मैंने बताया लॉन्ग के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू। तो ये लॉन्ग रन का स्केल से रिलेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रिटर्न टू स्केल। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है, ये इसका संबंध शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से होता है। ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बियॉन्ड से क्रिएशन लिमिट्स गिव। ये नॉन सेविंग होगा, एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें अबचतें होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है ऑन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू ए सर्टेन लिमिट एक्सटेंड्स एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होता है, और ऑन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू ए सर्टेन एक्सटेंट एवरेज कॉस्ट तो डिक्रीज होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये एक उस लिमिट तक पूछ रहा है जहाँ तक वो इंक्रीज नहीं होगा, तो वहाँ तक डिक्रीज होगा, वो सर्टेन एक्सटेंट कह रहा है ना, एक पैमाने पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर इन लॉन्ग रन ए परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म्स अर्न। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
और शॉर्ट रन में इसमें अगर पूछेगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी एक्सेस प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे, वो अर्न करता है शॉर्ट रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म ऑकर्स व्हेन। इक्विलिब्रियम तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं तब होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय। तो परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी सिमिलर फर्म होते हैं सब मिलकर डिसाइड करते हैं प्राइस, तो यानी कि जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस डिटरमाइन करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड ऑफ आउटपुट इज। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, द डिमांड कर्व ऑफ ए मोनोपोली फर्म विल बी। तो ये स्लोपिंग होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 31 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक कॉर्पोरेट एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड। तो ये पब्लिक मोनोपोली होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। When many firms produce goods which do not have substitute, it's called। तो ये आपका कई प्रकार, जो एक ही प्लेयर होता है, एक ही फर्म होती है तो मोनोपोली होता है, लेकिन मेनी फर्म है लेकिन अपने अपने सिमिलर कई प्रोडक्ट करते हैं, अपने कुछ आइडेंटिटी है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एकाधिकार प्रतियोगिता, यानी कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक उनका एकाधिकार होता है, उसके बाद कंपटीशन वो होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेक्स द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका मोर इलास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज। परफेक्ट कंपटीशन में इम्परफेक्ट कंपटीशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं तो अनलिमिटेड यानी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में लिमिटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। मॉडर्न थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल के जो प्रतिपादक हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट हमें भी है कि इनोवेशन थियरी तो दिया है बिजनेस साइकिल का शुमिटर ने, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, हिग्स ने दिया है, लेकिन इसमें डाउट ये है कि बहुत सी जगह ये लिखा गया है कि मॉडर्न थियरी कीन्स ने दिया है, तो कीन्स ऑप्शन में है नहीं, तो हिग्स ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1। 36 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ इनोवेशन थियरी या बिजनेस साइकिल। ये तो अभी हमने बताया, ऑप्शन नंबर 2 है। इनोवेशन थियरी जो बिजनेस साइकिल का है, शुम्पीटर ने दिया है, J.A. शुम्पीटर। 37 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर परफेक्ट कंपटीशन इन द इंस्ट्रूमेंट मार्केट देन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल जो फैक्टर कॉस्ट हो तो दोनों बराबर होते हैं तब, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन द इक्विलिब्रियम इज। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका दोनों एवरेज वेजेस बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एवरेज वेजेस बराबर एवरेज वेजेस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, द एलिमेंट विच डिटरमाइंस इज सीलिंग ऑफ वेजेज इज, यानी जो मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कारण है, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दी वर्कर्स। अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके सप्लाई भी कम है, या सप्लाई ज़्यादा है उससे
उससे वेज डिफाइन होता है कितने वेजेस दिया जाए, लेकिन उसकी जो स्पेशलिटी है, अगर उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है तो उससे उसके मैक्सिमम वेज को हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट द लेबर यूनियन कैन, तो लेबर यूनियन वेजेज इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मेरे हिसाब से यही होगा। आप लोग को क्या लगता है ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, रियल वेज आर इफेक्टेड बाय, तो रियल वेज देखिए डिमांड एंड सप्लाई, अभी जो हमने बताया था जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेज था, जो सीलिंग लिमिट पूछ रहा था, तो वो तो स्पेशलिटी के कारण था, लेकिन जो रियल वेज है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर के कारण डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयरेंस रेंट, अपीयरेंस रेंट क्या, इसको क्वासी रेंट बोलते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसा लिखा गया है, इसको क्वासी रेंट बोलते हैं। अपीयरेंस रेंट इज इक्वल टू, तो क्वासी रेंट आभासी लगान बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो इसको कहते हैं क्वासी रेंट। लैंड इज द ओनली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज, तो लैंड की सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसको कम्प्लीटली इन इलास्टिक, और परफेक्टली नहीं कहा है तो परफेक्टली नहीं लिखा है, तो कम्प्लीटली इन इलास्टिक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द अपीयरेंस रेंट, वही क्वासी रेंट राइज कब होता है, तो ये शॉर्ट रन में होता है, शॉर्ट टर्म में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, विच एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन द टोटल रेंट, तो टोटल रेंट में क्या इंक्लूड करेंगे, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 होगा, रेंट पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड इन इकोनॉमिक रेंट। इन इकोनॉमिक रेंट कुछ गलत लिखा है, भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान, अर्थात इकोनॉमिक रेंट अर्थात आर्थिक लगान इसको बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच एलिमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड करेंगे, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 ऑल ऑफ द यानी नेट इंटरेस्ट और रिस्क पेड दोनों इसको इंक्लूड करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज कीन्स थियरी ऑफ इंटरेस्ट नोन, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, तरलता पसंदगी सिद्धांत, ये सिद्धांत कीन्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टेंडेंसी टू मेक प्रॉफिट बाई एंटिसिपेटिंग इवेंट इज काउंट, तो स्पेकुलेटिव होता है, जो फ्यूचर का इवेंट क्या घटित होने वाला उसके आधार पर जो प्रॉफिट कमाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। स्पेकुलेटिव यानी सट्टा उद्देश्य होता है, स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर, अकॉर्डिंग टू क्लार्क प्रॉफिट राइजेज, क्लार्क के अनुसार प्रॉफिट कब उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। बट देखिए अनसर्टेनिटी को ही रिस्क बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी मेरे हिसाब से सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी ही रिस्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, अब ग्रॉस प्रॉफिट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं है, तो आप लोग कर सकते थे, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में पूछा है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको माइनस करते हैं, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट इज क्या है, अनसर्टेन रेजिड्यूअल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अनिश्चित होता है और अवशेष है, जो माइनस करने के बाद आता है, टोटल इनकम में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, और ये अनसर्टेन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी
कैरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ की अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये नाइट ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। विच इज़ द रिम्यूनरेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका पारिश्रमिक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अर्न करता है वही तो मिलता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल हैव बीन टर्म्ड एज प्योर मॉनेटरी फिनोमेना बाई, यानी कि व्यापार चक्रों की विशुद्ध मौद्रिक घटना की संज्ञा है, ये किसने कहा था? तो ये हॉट्रे ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ डिफाइंड एट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक यूनिट बढ़ाने पे जो चेंजेज आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 होगा, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। फैक्टर दैट लिमिट्स द पावर ऑफ ए मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोलिस्ट जो एकाधिकारी व्यक्ति होते हैं उसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा, फियर ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, यानी एक सिंगल प्लेयर है वो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको अगर दूसरे बिजनेसमैन आ गए तो ये एक थ्रेट होता है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट ए फर्म कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस, तो ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन में अपना प्राइस हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं एक फर्म। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इन परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व की बात कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल सेविंग्स आर रिसीव्ड बाई, तो एक्सटर्नल सेविंग्स कौन रिसीव करता है? एक फर्म होगा, यानी कि इसको कहने का मतलब है एक्सटर्नल सेविंग क्या हो जाए, वो जो एक फर्म होगा यानी मोनोपोली होगी तभी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। बाकी मेरे हिसाब से जो होगा ये इसका मतलब है। तो 1 फर्म, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट्स इन, तो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात कर रहा है? आई थिंक जो ढेर सारी फर्म एक ही काम करने लगे उसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अब्सटेनिंग यानी बचते होंगी, जो बचत होती रहती है कुछ प्लेयर रहने पे वो सब ख़त्म होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन पाथ कॉल्ड, एक्सटेंशन पाथ क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, लाइन ऑफ द स्केल ऑफ द फर्म। बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप किसका स्टडी करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रियल कॉस्ट। इसको बाकी इसका सिनोनिम्स ही है, अदर नेम है। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू शेप्ड कर्व, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का होता है, यू शेप नहीं होता, बाकी सब यू शेप्ड होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ओपिनियन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो आई थिंक ये सेंसस मेथड की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1, आप लोग के हिसाब से क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस इलास्टिसिटी एसोसिएट विथ ए स्ट्रेट लाइन कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन विल बी, तो ये यूनिट इलास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी एक यूनिट बढ़ने पे एक यूनिट उसका डिमांड बढ़ता है, एक यूनिट प्राइस बढ़ेगा तो एक यूनिट उसका डिमांड बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टू गुड्स फुलफिल जॉइंट ऑब्जेक्टिव देन इट इज़ कॉल्ड, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं
सब्स्टिट्यूट गुड्स तो रिप्लेस कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजन बिजनेस इकोनॉमिक फंक्शंस एज, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, एन आइडल साइंस है, एक आदर्श विज्ञान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज, मुख्य जो उसका उद्देश्य है ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ है, टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली रिलेटेड टू द एक्टिविटी ऑफ, बिजनेस इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अभी चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है ठीक से, एक मिनट। यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो पूरे इकोनॉमी का स्टडी तो करते नहीं। अच्छा, चौथा ऑप्शन ना आप दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, एक फर्म एक बिजनेस की बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो ये बिजनेस ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज DR गाडगिल बॉर्न, तो ये महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर 2 सही है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिफरेंट फैक्ट्रीज ऑफ ए बिजनेस सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेसेस कम अंडर वन मैनेजमेंट और कंट्रोल देन, ये मोनोपोली आई थिंक होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि ये किस प्रकार का कम्बिनेशन तो होगा नहीं, कम्बिनेशन तो अलग अलग बिजनेस में होता है, तो थर्ड नंबर ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सिंगल फर्म हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन देन इट इज़ कॉल्ड, तो मोनोपोली है, ये भी ऑप्शन नंबर 1 सही है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग का कोई सजेशन है, कोई अगर आंसर गलत लिखता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम जैसे ही टाइम मिलेगा आप लोग को रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।